के हो जाने के बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। अभी तक जो हम लोगों ने प्लेन सरफेस के करेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन पढ़ा है, अब आप स्फेरिकल सरफेस के करेस्पॉन्डिंग आप रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हो। तो मतलब कैसा होता है स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन? व्हेन जब दो बाउंड्रीज थी यहाँ पे और दो बाउंड्रीज N1, दो मीडियम एक प्लेन सरफेस से सेपरेटेड थे। इंटरफेस जो था दोनों का वो प्लेन सरफेस था, अभी तक जो आपने पढ़ा था। आप क्या पढ़ने जा रहे हो? व्हेन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इज सेपरेटेड by a spherical surface, such a refraction is called refraction at spherical surface। तो ये रहा बच्चों, जब मतलब मीडियम एक साइड का मीडियम जैसे सरफेस से बाउंडेड था तो आप नॉर्मल पढ़ते थे। अगर इस साइड मीडियम अलग है, N2 है, इस साइड का मीडियम N1 है, और ऐसे केस में जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, लाइट ऐसे गिरा तो अब ये स्फेरिकल है तो इसका नॉर्मल बनाने के लिए इसके सेंटर से पास कराओगे तो ये आएगा, लाइट रे ऐसे निकलेगा, उसके बाद ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, स्नेल्स लॉ लगाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अपने को पढ़नी है। तो इसमें पढ़ने से पहले इसका बेसिक डेफिनेशन ये तो हो गया। कुछ बातें जो हमें पहले से पता होनी चाहिए कि क्या करना है इसमें, वो यह है बच्चों कि पहली बात तो इधर का मीडियम हम N2 बोल दे, इधर का मीडियम N1 बोल दे। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, ये पॉइंट P, ठीक। इस कर्व्ड सरफेस को, इस स्फीयर को कंप्लीट करोगे अगर आप, है नहीं जबकि, तो इसका पक्के तौर पे यहाँ कहीं कहीं तो उसका सेंटर आएगा। तो इसका सेंटर मान लो यहाँ है, ये सेंटर। तो लाइट रे जो होगा, लाइट रे अगर यहाँ से निकलेगा ऑब्जेक्ट की तरफ से, तो ये इस तरह निकला, तो जिस पॉइंट पे लाइट रे गिर रहा है R पॉइंट पे, सबसे पहला काम आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल बनाने का तरीका होता है, स्फीयर में नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से जाता है, स्फीयर में नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से जाता है। P को आप क्या बोलोगे? P इज कॉल्ड पोल ऑफ पोल। और लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद मान लो ऐसे निकला, तो यहां पे कहीं पे आपका इमेज बनेगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या बोलोगे? इस लाइन को आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और P को आप बोलते हो पोल, ठीक है ना। P को आप बोल रहे हो पोल। और पोल से सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से मेजर किए जाएंगे। तो सारे डिस्टेंस जो होंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे। इधर U, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं? U। और पोल से सेंटर की दूरी जो होगी, स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है सबको, R। और पोल से इमेज की दूरी को V से बोलेंगे। जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो
वो पहले तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हम आपको बता दें कि हम प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब आर एम इज परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें रही, ये सब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट रहा कि कोई लाइट रे अगर चल रहा है तो इस तरह चलेगा। तो ये बातें हो जाने के बाद मैं आपसे पूछूं, तो हमारी पढ़ाई का जो एजम्पशन है वो एजम्पशन क्या होगा। तो एजम्पशन पहले नोट कर लो आप लोग। एजम्पशन जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे पैराक्सियल रेज के लिए। रेज आर पैराक्सियल। रेज कैसी होनी चाहिए, पैराक्सियल। पैराक्सियल का मतलब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होनी चाहिए। रेज पैराक्सियल होनी चाहिए। पैराक्सियल होने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे पास होनी चाहिए। और ये जो एंगल है भाई, ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा बोल दूं, इस एंगल को अगर मैं बीटा बोल दूं, इस एंगल को अगर मैं गामा बोल दूं, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल दूं, इसको एंगल आर बोल दूं, तो इसका मतलब यह हुआ क्या कि ऑल द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आई आर वेरी स्मॉल। मतलब इतना स्मॉल है कि हम लोग क्या लिख सकते हो, सच दैट अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, आई इज इक्वल टू टेन आई, जो भी लिखना है, गामा इज इक्वल टू टेन गामा, ये सब लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कम है। और बहुत छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप लोग यह तो लिख सकते हो, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है। तो ये सारा बात तो हम लोग लिख सकते हैं। अब हम रेस कैसे है, हमारे रेस हम बना भले रहे, रेस हमारा बहुत पास जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। आप खुद ही सोचो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से इतना ऊपर ना हो, एकदम पास से ऐसे निकलना है, तो ये अल्फा तो जीरो के लगभग होगा, बहुत कम होगा। ये अपना एजम्पशन रहेगा, ठीक है ना। पैराक्सियल रेस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात जो हम बात करेंगे कि बेटा साइन कन्वेंशन कैसे यूज करोगे, एकदम पूर्णतः आप स्फेरिकल मिरर जैसे पढ़े हो वैसे ही आप समझो। साइन कन्वेंशन क्या पढ़े थे, साइन कन्वेंशन किस तरह पढ़े थे। तो साइन कन्वेंशन में बेटा लिख लो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंस पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल को पी बोल रहे हैं, अलोंग द किस, और सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करोगे, किस डायरेक्शन में मेजर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। सारे डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करोगे और इस तरह मेजर करोगे किधर, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो साइन कन्वेंशन में अब मैं लिखने जा रहा हूं कि डिस्टेंसेस मेजर्ड
in the direction of incident ray, in the direction of incident ray is taken to be पॉजिटिव। तो बच्चों इस बात को समझ लो कि जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कैसा मेजर करोगे? पॉजिटिव। जो पहले भी हम लोग जानते हैं, मतलब ये डायरेक्शन कैसा रहेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव डायरेक्शन। ये मेजरमेंट हो गया, ठीक है ना। आपका एंगल ऑफ ये साइन हम लोग बात कर लिए किसके लिए कि हमारा साइन किस तरह चलेगा, ठीक है ना। साइन वगैरह आप लोग जान गए हो। अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। क्या फॉर्मूला है? तो देखो पहली बात, अच्छा एक बात आप खुद ही समझ लीजिएगा कि अब जब बहुत ही छोटा है पीएम डिस्टेंस जो है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, सब बहुत छोटे छोटे एंगल है, तो ये पीएम डिस्टेंस भी बहुत छोटा होता जाएगा। जैसे ये एंगल थीटा छोटा हो जाएगा तो आपको पता है एम बहुत क्लोज टू पी, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पीएम इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब पीएम टेंडिंग टू आप जीरो मान सकते हो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी डिस्टेंस हम m से बोलेंगे वो p से भी माना जाएगा। तो आप देखिएगा, पहले हम बात करें इन ट्रायंगल ORM, 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 ORM में आप बताइए, ट्रायंगल ORM में देख के बताइएगा। ORM नहीं लो, आप ले लो ORC, ORC। तो बेटा ये बताइएगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा देखिएगा, ये पूरा अगर आई है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? पाई माइनस आई। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई माइनस आई इक्वल टू पाई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई आ जाएगा क्या? पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो आपको समझ में आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन में लिखने जाऊँ, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिएगा बेटा, ट्रायंगल CRI, देख के बताइए, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। अब आर एक जैसा लग रहा है तो इसको R1 बोल दे, इसको नहीं तो एक जैसा थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं बेटा स्नेल्स लॉ यूज करो, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। और हम लोग जानते हैं आई और आर बहुत छोटे एंगल है। इफ आई एंड R1 are very small, hence we can write N1I equal to N2R1। ऐसा तो हम लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। इतना लिख लिया तो इस इक्वेशन में आप I की वैल्यू और R1 की वैल्यू पुट कर दो थर्ड इक्वेशन पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट N1 I की वैल्यू देखो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू देखोगे तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। अब अप्रोक्सीमेशन वही वाली बात जो अप्रोक्सीमेशन आपने लिखा था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो N1 tan अल्फा
प्लस tan बीटा इज इक्वल टू n2 tan बीटा माइनस tan गामा। बच्चों देखो, इसको समझो जरा एक बार कि क्या है। देखो मैंने क्या किया, मैंने तो अप्रॉक्सीमेशन जो था उसको यूज कर लिया, और ये अप्रॉक्सीमेशन क्या है, अप्रॉक्सीमेशन था अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। अगर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं तो आपको हम टैन अल्फा को टैन अल्फा भी लिख सकते हो। इस ट्रायंगल में देख के बताओ मुझे टैन अल्फा कितना है, बताइएगा। n1 टैन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? टैन अल्फा तो दिख रहा है rm बाई OM, तो OM को PM लिखा जा सकता है, OP लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटा जीरो है ये, तो हम OM लिखने के बजाय OP लिख दें। OP को आप माइनस यू लिखोगे ही, क्योंकि इधर का डायरेक्शन है, तो RM बाई माइनस यू प्लस माइनस यू क्यों लिखा, समझ में आता है, इधर का डायरेक्शन है। RM के बाद आपको क्या लिखना चाहिए, बीटा, तो tan बीटा इसी ट्रायंगल में बताओ, तो ये जीरो है तो ये R हो जाएगा, RM बाई R इज इक्वल टू n2 RM बाई R माइनस RM बाई V हो जाएगा। ये रहा, इससे देखो R से RM से RM से RM से RM कट जाएगा, और आपका जो फॉर्मूला देखो बन जा रहा है, वो फॉर्मूला इस प्रकार बन रहा है कि ये यहाँ पार्ट हम इरेज कर दें, ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये सारे पार्ट को अगर इरेज कर ले तो देखो एक साइड करो तो फॉर्मूला देखो जो बच्चों बन रहा है, वो फॉर्मूला यह बन रहा है, इसको इधर लाओ एक साइड, n2 बाई वी, इसको इधर ही रहने दो, माइनस n1 बाई यू, इसको इधर ले जाओ, n2 माइनस n1 बाई आर। यह फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्शन के लिए। अब इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को अप्लाई करना। ये फॉर्मूला रिफ्रैक्शन के लिए आपका ब्रह्मास्त्र है, समझ लो। अब ये जनरल फॉर्मूला हो गया। हम लोग बात करें तो ये रिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को एक फॉर्मूला याद करके हम कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला आपका क्या है, n1 बाई यू, n1 बाई n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। फॉर्मूला अप्लाई करते समय कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कैसे करना है। फॉर्मूले में पहली बात, फॉर्मूले में आप u, v एंड r को आपको विथ साइन रखना है। कैसे रखना है, विथ साइन। पहली बात कि u, v, r जो भी रखना है विथ साइन रखना है, और नीचे v के साथ जो n2 है, v के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और u के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसको फॉर्मूले को आप इस तरह याद करने के बजाय एक तरीका और मैं बोल दे रहा हूं, ऐसे भी याद रखो, v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई आर। बेटा रिफ्रैक्टिव v किस मीडियम में बनता है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे हो, ठीक है ना। और इस इधर क्या लिखोगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिस ऑफ इंसिडेंट रे। अब रे हमेशा इंसिडेंट के बाद रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट। इस तरह से मैं कहूंगा कि आपके दिमाग में हमेशा बैठा होना चाहिए, कभी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। वी यू, तो वी के ऊपर क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू के ऊपर क्या लिखोगे, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, ये रहा इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, पहला पॉइंट फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट कि दूसरी ऑब्जर्वेशन फॉर्मूले को कैसे कैसे लगाना है। बच्चों देखो, साइन कन्वेंशन को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो ये रेज आई, ठीक है ना, तो आपके लिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया, तो आप बताओ इसके लिए यू कैसा होगा। यू तो इधर ही बनेगा कहीं, यू पॉजिटिव, वी अब रिफ्रैक्टेड रे में ही मान के चला जाता है, वी को हमेशा मान के चलो रिफ्रैक्टेड रे में, रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में ही मानो, वी पॉजिटिव ही होगा तब। यू वी का साइन वैसे तो आपको नहीं लेना चाहिए, वो तो सॉल्व करने के बाद ही आएगा। वी का तो आंसर ही निकालना है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, अगर स्फीयर ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो सेंटर इधर बनेगा ना, तो ये डिस्टेंस मेजर करोगे पॉजिटिव। दूसरा, अगर मान लो रेज ऐसे आ रही हैं और सरफेस आपका ऐसे है, तो u इसमें कैसा है, u देखो इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव। v कैसा है, तो v इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाके मेजर करोगे पॉजिटिव। और v तो फिर से मैं बोलूंगा कि v के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होता। वैसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस बार इधर है क्योंकि स्फीयर इधर बन रहा है, तो नेगेटिव। तो मैं कहूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि देखो इंसिडेंट रे आया तो ये कर्व जो है उससे मुंह फेर के खड़ा है, उससे मुंह फेर के खड़ा है, और ये रेज जो आ रही हैं उसके सामने खड़ा है, उसको गले लगाने के लिए खड़ा है। ऐसे समझो, जब मुंह फेर के खड़ा है तो पॉजिटिव, गले लगाने के लिए खड़ा है तो नेगेटिव। ये तरीका होता है याद रखने का, तो ये याद रहेगा आपको। इंसिडेंट रे को अगर मुंह फेर के खड़ा है इंसिडेंट रे से तो पॉजिटिव, गले लगाने के लिए है तो नेगेटिव। तो ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखा जाए कि n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r for normal refraction, for plane refraction। r टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा क्या, जैसे सिंपल प्लेन रिफ्रैक्शन की बात करें कि ऊपर एयर है, नीचे 3/2 मीडियम है, पानी है, मैं बोलूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 24 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन करते थे ना आप लोग, फाइंड एच एपरेंट, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लो, फाइंड एच एपरेंट। तो रेज ऐसे निकलेंगी, याद आ रहा है सभी को, तो ऐसे निकल जाती थी, पीछे एक्सटेंड करो, यही तो एच एपरेंट आता था। तो एक तो तरीका यह था कि एच एपरेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे, एच रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस वाले मीडियम का डिनोमिनेटर में वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें इंसिडेंट रे हो, इंटू 1, तो 18 सेंटीमीटर आता है।
क्या इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं? ये फॉर्मूला रिफ्रैक्शन के लिए है, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आर इनफाइनाइट कर दोगे तो लगा सकते हो, तब तो प्लेन सरफेस बन जाएगा। तो चलो करते हैं तब। तो देखो N2 मान लिया जाए, देखो हम मान के चलते हैं कि इस मीडियम में इंसिडेंट ऑब्जेक्ट है, यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है N2। इस वाले में हम मान के चलेंगे इमेज बन रहा है, रिफ्रैक्टेड रीजन में माना जाता है N2 1/v माइनस 3/2 u का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन माइनस का 24 इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो 0। तो v की वैल्यू बोलो कितना आ रहा है? v की वैल्यू आ जा रहा है -24/3/2 माइनस का 18। तो माइनस का 18 का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे के अपोजिट बन रहा है, तो 18 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। क्योंकि देखो इंसिडेंट रे इधर है ना, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आया ना, तो इधर ही बना। तो दोनों तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने ढंग से पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस के लिए, तो इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जो रिफ्रैक्शन को फॉर्मूला आया है, ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन जो प्लेन रिफ्रैक्शन था बेटा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आपका सिंपल रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट तो हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1 रिफ्रैक्शन का, आपको सिंपल फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, वाला पार्ट ये दिया है, ये ऑब्जेक्ट दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। चलो ठीक है, तो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रेज इधर से निकलेंगी, इधर जाएंगी, ऐसा आप आइडियली मान लिया करो, ठीक है ना, कि भाई इधर इंसिडेंट रीजन रिफ्रैक्टेड रीजन इधर कहीं बनेगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से v इधर बनेगा, तो 1/v नहीं, v उसके न्यूमरेटर में, v के न्यूमरेटर में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, माइनस u तो देखो नेगेटिव है, -20, u नीचे उसके न्यूमरेटर में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, तो रे प्रेजेंट है 1 में, अपॉन इधर से जा रहे हो ना, इधर से इधर जा रहे हो तो दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करो, रे ऐसे चल रहा है ना, फाइनल रे माइनस इनिशियल रे, तो फाइनल मतलब रिफ्रैक्टेड होता है तो 2 - 1, और देखो मुंह फेर के खड़ा है तो प्लस का 10। सॉल्व कर लो जरा, कितना आता है? 2/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10, 2/v इज इक्वल टू 2/20 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/20, तो बोले तो v 40 सेंटीमीटर। तो प्लस का 40 आने का मतलब है, प्लस का 40 आने का मतलब है E3 बन रहा है। और देखो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बना। अगर रियल ऑब्जेक्ट है और v पॉजिटिव आए, u का नेगेटिव है और v पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन का आ रहा है, अपोजिट साइन आए अगर u और v का, याद करने वाली बात है। वैसे तो ज्योमेट्री समझ में आ रहा है, इधर ही बार रेज इधर जानी थी इसी मीडियम में, तो ये पॉजिटिव आया। और अगर पॉजिटिव u की वैल्यू नेगेटिव है, v की वैल्यू पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइन का आएगा तो समझ लो रियल इमेज बनेगा, और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन गया, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कब बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तब बनेगा और जब दोनों अपोजिट हो, याद रखिएगा। इसी सीक्वेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ले लें, ये 1, ये 3/2, ये 10 और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आप मुझे बताइएगा ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, तो ऑब्जेक्ट तो क्लियरली वर्चुअल है, दिख रहा है, और u की वैल्यू है आप देखो तो +10 क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, r की वैल्यू है +10 क्योंकि मुंह फेर के खड़ा है। फॉर्मूला लगाओ 3/2/v। अब बार बार बोलूँगा नहीं आपको, मान लिया जाए यहाँ पे कहीं पे v बन रहा है, v मान लिया जाता है कि रिफ्रैक्टेड रीजन में बनने वाला है, और नहीं बनेगा तो देख लिया जाएगा। माइनस क्यों 3/2 लिखा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम 3/2, माइनस u की वैल्यू +10, उसके ऊपर अब कुछ बच्चे कहेंगे उसके ऊपर 3/2 होगा u, क्योंकि u देखो यहाँ पे बनना है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता। आपको बोला गया था ऑब्जेक्ट नहीं, मैं बार बार बोलूँ इंसिडेंट रे जिस मीडियम में प्रेजेंट हो, तो इंसिडेंट रे का मीडियम 1 है, फाइनल रिफ्रैक्टेड माइनस 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर +10। 3/2v इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1/10, ये +1/20, 2/20 + 1/20 3/20, 3/2v, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो v और u दोनों कोइंसाइड कर जा रहा है, और स्वाभाविक सी बात है कोइंसाइड करना भी चाहिए था, क्योंकि आप देखो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यही 10 सेंटीमीटर दूरी पे था और इमेज भी वहीं बन रहा था, तो वहीं पे बनेगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो 90 डिग्री पे आया, तो वहीं का वहीं मिल जाएगा। ऐसे रिटर्न रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो u क्या है, पॉजिटिव, और v क्या है, पॉजिटिव, तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बना। और पिछले केस में आपने देखा था कैसा आया था, u और v, देखो u कैसा है, पॉजिटिव, बोलो बेटा, और v भी कैसा बना, पॉजिटिव बना। u और v दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो दोनों पॉजिटिव होने पे आपका देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ऑब्जेक्ट आपका कैसा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज, इमेज आपका रियल बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना। तो याद रखिएगा कि अगर सेम साइन आता है u और v का, तो u और v का अगर सेम साइन आता है, तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा, और ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा। सेम साइन होने पे उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट को देख के उल्टा कर दो, सेम साइन होने पे अगर अपोजिट साइन आएगा तो सेम बनेगा, रियल का रियल बनेगा, वर्चुअल का वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये रहा प्रैक्टिस के लिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाने के बाद अगर मैं आपको बोलूँ कुछ लेवल बढ़ाया जाए क्वेश्चन का, और मैं बोलूँगा कि ये क्लास ट्रांसपेरेंट क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये पॉइंट P, ये सेंटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रेडियस r ले लो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट आपका r/2 पे है, ठीक है ना। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम point P as seen by
ऑब्जर्वर इधर एक ऑब्जर्वर जिसका नाम O1 बोल दो, और इधर भी एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम O2 बोल दो। ये पॉइंट इस सरफेस से वो डिस्टेंस देखेगा P R and P, find distance of image from R and P as seen by O1 and O2। R से देखने वाला O2 and O1 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि O2 देख रहा है R से बता रहा है, O1 P से बता रहा है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन है इसमें, एक बार इसको देखो, ये देखेगा तो कितना दूर देखेगा, ये देखेगा तो कैसे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं से डिस्टेंस बताना है। चलो ठीक है, पहले O1 के लिए सॉल्व करते हैं। O1 के लिए सॉल्व करते हैं। चलो ये डिस्टेंस है और O1। अगर ये बात करोगे तो O1 के लिए मतलब रेज, ये वाले रेज जो पड़ेंगे इसकी आंखों पे ऐसे जाएगा, और नॉर्मल लाइन ऐसे आप बनाओगे तो O1 की आंखों पे पड़ने वाले रेज यही बनेगा ना, ये। तो इधर कहीं मान लो O1 देख रहा है, O1 ऐसे देख रहा था, तो ये डिस्टेंस बताएगा। चलो ठीक है, उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो U बताओ कितना है। U की वैल्यू R मान लो आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो U की वैल्यू 5 और 10 5 15 हो जाएगा, माइनस का 15। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ये एयर है, बाहर एयर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिएगा, जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे सामने है नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इंसिडेंट रे के लिए देखा जाता है, तो माइनस का 10 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से लगाओगे 1/v, क्योंकि देखो ये रेज निकलेगा तो रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में इमेज माना जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे है, उस मीडियम में माना, आप रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जा रहा है उसी में माना करोगे इमेज बनेगा। वो नहीं बनना होगा तो अलग डेटा आएगा। तो v 1/v माइनस u की वैल्यू -15, u की वैल्यू -15, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट रे का 3/2 इज इक्वल टू 1 - 3/2 बाई -10। नया 1 माइनस, क्योंकि फाइनल माइनस है। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/20। तो v की वैल्यू आ गया 2/20 हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। -20 का मतलब क्या हुआ, -20 का मतलब आया। अब देखो, आपको अब कंक्लूड करने की जरूरत है। इसका मतलब अब अगर आपको ये माइनस डेटा बता रहा है कि इंसिडेंट के अपोजिट जाके इमेज बना है, मतलब ये R पॉइंट पे इमेज बना है। O1 के लिए, फॉर O1 इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट R पॉइंट पे जाके इमेज बना है O1 के लिए। O1 के लिए ये जो देख रहा था इसके लिए यहाँ पे बना है। इसका मतलब यह हुआ ना कि रेज यहाँ पे तब मीट नहीं की, ईमानदारी से ऐसे निकल गई, ऐसे हुआ तो ऐसे निकल गई रेज, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर होते हुए। अब देखो पीछे एक्सटेंड करने के बाद मिलेगा ना। स्वाभाविक सी बात है कि रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है मीडियम 1 में, और इमेज देखो, इमेज को ईमानदारी से जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है उसी मीडियम में बनना चाहिए था, लेकिन बना तो उस मीडियम में नहीं है। बना किस मीडियम में है, पीछे वाले मीडियम में। तो पीछे वाले मीडियम का मतलब लाइन को आप पीछे एक्सटेंड करोगे तभी तो मिलेगा। तो ऐसे केस में समझ में आ रहा है वर्चुअल इमेज बनेगा और यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब पार्ट सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट जो कह रहा है, सेकंड पार्ट बच्चों बोल रहा है आपका कि O2 अगर देखें तो O2 के लिए देखो क्या होगा। ये पूरी बात तो हो गई O1 के लिए, और O2 के लिए
देखिएगा तो रेज ऐसे निकलेगा ना, नॉर्मल ऐसे बनाओगे, नॉर्मल ऐसे बनाओगे तो इसके लिए भाई अब ऐसे रेज निकाल लो। अब u बताओ कितना है, u की वैल्यू देखो यहीं से मेजरमेंट होगा ना, u की वैल्यू इंसिडेंट के अपोजिट -5, r की वैल्यू -10, 1/v माइनस u का मीडियम, इंसिडेंट रीजन का मीडियम है 3/2, 3/2 अपॉन -5 इक्वल टू 1 माइनस 3/2 बाई -10। तो ये बन जाता है 1/v माइनस प्लस 3/10 इक्वल टू 1/20, 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 6/20 इज इक्वल टू -5/20। तो v की वैल्यू माइनस का 4 सेंटीमीटर आ रहा है। -4 सेंटीमीटर का मतलब बच्चों ये हुआ कि ये पूरी दूरी तो 5 सेंटीमीटर है, आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, माइनस साइन का मतलब यही हुआ ना, और ये 4 सेंटीमीटर, ये बना आपका इमेज। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो मुझे लग रहा है आप लोग बता लोगे, सॉल्व कर लोगे। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं अभी, पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहाँ कैसे लोकेट करना है। अभी लीनियर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन और दे दूं कि ये मान लो ऐसा है, अंदर का रेडियस स्मॉल r 10 सेंटीमीटर, कैपिटल R 20 सेंटीमीटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, ये ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट पी से डिस्टेंस पूछ रहा है, पॉइंट पी है। A dust particle is present at the center of spherical glass slab, spherical glass, transparent glass, ठीक है ना। Find distance of image from point P as seen by observer। ऑब्जर्वर जो देखेगा वो कितना दूर पे देखेगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम ऑब्जर्वर को हटा देते, थोड़ा ये डायग्राम बनाना है इससे बात समझ में आ जाएगा। पहले बेटा देखो, जो ये इस सरफेस को S1 बोल दो, इस सरफेस को S2। सबसे पहले एक रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे होना है, जब मीडियम S1 से इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा। जैसे इसको मैं बोल दूँ मीडियम 1, इसको मीडियम 2, इसको मीडियम 3। फर्स्ट रिफ्रैक्शन M1 to M2, सरफेस कौन सा रहेगा S1 पहले सरफेस के लिए। तो U बताओ कितना होगा। तो ये तो 10 सेंटीमीटर ही होगा, U -10, क्योंकि ये सरफेस है। देखो R -10, क्योंकि समझ में आ रहा है, मुंह गले लगाने के लिए है। तो रिफ्रैक्टेड रे तो इस मीडियम में जाना है, बोलो रिफ्रैक्टेड रे को इस मीडियम में जाना। तो हम मान के चलते हैं कि इसी मीडियम में रे इमेज बनेगा, याद रखिएगा। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे जाता है उसी में मान के चलते हैं। तो 3/2 में मान के चलो, तो 3/2/v माइनस किसमें है 2/,
-10 इज इक्वल टू 3/2 -2 माइनस का 10। इसको सिंप्लीफाई करो पहले। 3/2b प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/20। 3/2 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 4/20 माइनस 3/20, 20 से 20 कैंसिल, v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। स्वाभाविक सी बात है बेटा कि बनना तो वहीं पे पड़ेगा, सेंटर पे ही, क्योंकि 90 डिग्री पे ही निकलेगा, नॉर्मल के लॉन्ग निकलेगा। अच्छा नॉर्मल के लॉन्ग निकलेगा तो ऐसे बनेगा। अब यार ये बाई चांस से क्वेश्चन बहुत फर्जी क्वेश्चन बन गया, और अगले सरफेस के लिए भी हमें लग रहा है कि वही बन जाएगा फाइनल इमेज, क्योंकि अगले सरफेस के लिए भी देखो वही आने वाला है। क्योंकि ये अब ये I1 जो बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आंसर ये आ गया। ये I1 का भी काम कर रहा है इस सेकेंड सरफेस के लिए। O और I कोइंसाइड कर गया ना पहले रिफ्रैक्शन से I1, तो पहले रिफ्रैक्शन का तो हो गया, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए भी देख लो। अब हमें तो पक्का पता है कि वही बनने वाला, लेकिन फिर भी देख लो। फॉर रिफ्रैक्शन M2 to M3 H2 सरफेस के लिए, जब इधर से इधर चलोगे तो बेटा इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट I1 विल बी ऑब्जेक्ट, जो इसका इमेज है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर है और रेडियस भी -20 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा, लेकिन आप गलती मत करिएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। हमारे लिए इस रिफ्रैक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के लिए ये इंसिडेंट रे कहलाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से देखो 1/, इस मीडियम में मानूंगा कि इमेज बन रहा है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, 1/b माइनस u की वैल्यू -20, और उसी मीडियम u, जिस मीडियम में u है ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट I1 है, उसका नहीं, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, इस रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे ये कहलाएगा। तो इंसिडेंट रे रखा है 3/2 में, 3/2 इज इक्वल टू बाहर 1 माइनस 3/2 अपॉन -20, 1/v प्लस 3/40 इज इक्वल टू 1/40, 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 3/40 माइनस 2/40, v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। देखो आंसर वही आया ना, -20 यहाँ से, तो -20 आने का मतलब वही आंसर बनना था। ठीक है तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को मिलेगा तो इस पर और प्रैक्टिस आप करिएगा। ठीक है।